नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता कि हम लोगों ने टेंस की एक सीरीज शुरू की थी, जहां पर हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और हम लोग इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वहां पर पढ़ रहे थे। वहां पर हम लोगों ने अफर्मेटिव और निगेटिव पार्ट कवर किया था। आज हम लोग इंट्रोगेटिव पार्ट पर आ पहुंचे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक सेंटेंसेस जो क्या से शुरू होते हैं और एक सेंटेंस जिसमें आपके वाक्य के या सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे क्या, कब, कहां, कैसे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो दो टाइप के आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो आइए बिना देरी के हुए हम लोग इन दोनों टाइपों के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 डाल लेंगे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कहता है आपका कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता हो या है, तो सबसे पहले डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है तथा डू ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फिर आपका सब्जेक्ट आता है और उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। तो यहां पर बताया गया है आपको इस रूल के अंदर कि अगर आपका कोई वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, अगर वो क्या से स्टार्ट होता है, यानी क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम घर जाते हो, मतलब यहां पर सेंटेंस आपके क्या से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वहां पर हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो कि आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डज या डू ये होती है, तो सबसे पहले हम लोग डज या डू का यूज करेंगे। डज का यूज आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। डू का यूज आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर उसके बाद नहीं दे रखा है तो हम लोग नहीं का यूज करेंगे, जो कि मैंने मेंशन नहीं किया है, अभी उसको भी मेंशन करवा दूंगा। तो नहीं का यूज करेंगे अगर सब्जेक्ट के बाद अगर दे रखा है सेंटेंसेस में निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो फिर उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऐसे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलें, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2 में बताया गया कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य के मध्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, मध्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्यों, कहां, कब, ऐसे मतलब जो भी आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, वो जितने होते हैं, अगर वो आते हैं वाक्य के मध्य में, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के मध्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कि आपका मैंने 2-3 बता दिए, आदि,
आता है, कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सर्वप्रथम उस प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिखते हैं। तो सर्वप्रथम इन शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं, सर्वप्रथम इन शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। यानी अगर आपका वाक्य के बीच में, सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड, कोई प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, जैसे मैंने आपको दो चार बताए हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वहां पर उन जो वर्ड्स आते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं आपके, उनकी अंग्रेजी लिखते हैं। फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाएगी यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी आपको इसको एक बार मैं फिर से आपके लिए अच्छे से बता देता हूं। यहां पर आपको यही बताया गया कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य के मध्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, जैसा मैंने आपको बताया, तो वहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, उस प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो कि आपकी डज डू है उसको लगाते हैं। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये दो रूल हो गए आपके, इनको नोट कर लीजिए पॉज करके। फिर एक और रूल बचता है छोटा सा, उसको लिख लेंगे, फिर मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। एक और रूल बचता है, उसको लिख लेंगे, फिर एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊंगा। रूल नंबर थ्री लिख लीजिए। रूल नंबर थ्री में आपको यही बताया कि अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द में नहीं शब्द भी आता है तो वहां पर हम लोग नॉट का यूज कहां पर करते हैं, सही जगह क्या है नॉट का यूज करने की, उसके बारे में बताया गया। तो रूल नंबर 3 डाल के लिख लीजिए। रूल नंबर 3, यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव हो तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3, यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव मतलब वाक्य में नहीं आया हो, निगेटिव हो तो, यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव हो तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं। मेन वर्ब का मतलब है आपका जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसी को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर जो वहां पर वर्ब अवेलेबल होती है उसको मेन वर्ब कहते हैं। हालांकि और भी वर्ब्स आपकी अवेलेबल हो सकती है, लेकिन आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है। अब एक नोट लगा के एक पॉइंट नोट कर लीजिए, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है आप सभी लोग जानते होंगे, ऐसा कुछ बना होता है क्वेश्चन मार्क, जिसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क। तो प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के
अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपका कोई एक नंबर का क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई आपको ट्रांसलेट करने के लिए मैंने कोई दे दिया है एक वाक्य हिंदी में और आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर आप लास्ट में उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो वहां पर सीधा आपका आधा नंबर कट जाएगा, आधा नंबर ही मिलेगा। 2 नंबर का है तो 1 नंबर ही मिलेगा, 1 नंबर कट जाएगा अगर आप लोग वहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब मैं आपके लिए ब्रह्मास्त्र प्रकट करता हूं जिसके जरिए डायरेक्ट हम लोग सेंटेंस को धराशायी कर देते हैं। तो मैं आपके लिए ब्रह्मास्त्र प्रकट कर रहा हूं भाई, संभालना, सही से चलाना। तो यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले ये देखिए दोनों जो मैंने आपके तीनों रूल्स बताए इन सबको मर्ज करके बनाया गया है। सिचुएशन के हिसाब से कैसे यूज करेंगे मैं भी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन वर्ड, फिर डज, डू, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट। नॉट कब यूज करेंगे? अगर दिया है, यदि दिया हो, यानी अगर दे रखा है वाक्य में तो यूज करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इतना, फिर हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। नीचे आपका स्ट्रक्चर पढ़ा रहना देता हूं ताकि आप लोग उससे देखकर रिलेट कर पाए। मैं ऊपर आपको बताता हूं एक एक करके एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या मैं बाजार जाता हूं? क्या मैं बाजार जाता हूं? एग्जाम्पल है आपका, क्या मैं बाजार जाता हूं? क्या मैं बाजार जाता हूं? अब देखिए सेंटेंस कैसा है आपका, क्या से स्टार्ट हो रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए, क्या से स्टार्ट हो रहा है आपका सेंटेंस, स्क्रीन पर नजर होनी चाहिए सीधा। तो आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है। मैंने बताया आपको, अगर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज का प्रयोग आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, ये मैंने आपको बताया। तो देखिए क्या मैं, आप सब्जेक्ट पर गौर कीजिए, आगे क्या देख लिया, आगे क्या देख लिया। अब उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट पर गौर करेंगे, सब्जेक्ट पर नजर मारेंगे तो देखेंगे आई, सब्जेक्ट यहां पर है आई यानी मैं एक प्लूरल सब्जेक्ट में आता है आपका, इसके साथ डू का यूज करते हैं, आपको मैंने बता रखा है पहले ही। तो यहां पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए यहां पर क्वेश्चन वर्ड अवेलेबल नहीं है तो इसको इतनी समय के लिए छोड़ देते हैं। अब हम लोग, हमारे लिए इतना सिर्फ इंपॉर्टेंट है, इतना, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड दे नहीं रखा है इसमें। ये क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, तो हमको सिर्फ इतने पर फोकस करना है। तो देखिए सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर हमने सब्जेक्ट का प्रयोग कर लिया। नॉट दिया नहीं है, नॉट दे नहीं रखा, ये इसका भी यूज नहीं करेंगे, इसने दे रखा मैंने मेंशन कर दिया यदि दिया हो। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर वर्ब है जाना, जाना वर्ब यानी गो, गो टू द मार्केट और फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए डू मैंने लगा दिया, यहां पर सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, गो मैंने लगाया, फिर ऑब्जेक्ट बाजार जाता है तो गो टू द मार्केट, गो टू द मार्केट। टू और द का यूज मैंने कैसे किया है सॉरी, टू और द का यूज मैंने कैसे किया है उसके लिए जब मैं आपको
प्रीपोजिशन और आर्टिकल वगैरह पढ़ाऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा। तो अभी याद रखना है कि अगर कहीं जाने की बात हो रही है तो गो के साथ टू का यूज जरूर करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। तो गो टू द मार्केट, ये इतना हो गया आपका। दूसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन वर्ड वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो वे स्कूल कब जाते हैं, वे स्कूल कब जाते हैं, वे स्कूल कब जाते हैं, वे स्कूल कब जाते हैं। अब देखिए क्या, कब, कहां, ये सब वर्ड इसमें से देखिए तो क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आ चुका है। तो अब आपका दिमाग एक्टिव हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, इसका मतलब सबसे पहले इंग्लिश किसके लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो सबसे पहले इंग्लिश किसकी लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की। तो अब देखिए पूरा फार्मूला आपके लिए एक्टिवेट हो गया, पूरा फार्मूला आपके लिए एक्टिवेट हो गया। जादुई फार्मूला है, जब जितनी जरूरत होगी उतना ही एक्टिवेट होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है, तो अब सबसे पहले क्या होगा, हमारा पूरा फार्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स की। आज के लिए आपको एक होमवर्क भी बता देता हूं, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनकी इंग्लिश एक साइड में लिखेंगे, इधर हिंदी में एक साइड में लिखेंगे, एक साइड में इंग्लिश में। जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जितने भी, सबकी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए ताकि यहां पर दिक्कत ना हो। तो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कब के लिए व्हेन यूज करते हैं, व्हेन। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन वर्ड लिख लिया, देख लीजिए क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख ली, व्हेन। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ड डज या डू का यूज करेंगे। तो सबसे पहले अब इसमें देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वे का मतलब दे, THEY, दे की हिंदी होती है वे। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, तो यहां पर सब्जेक्ट है आपका दे। अब दे एक कैसा सब्जेक्ट है, दे कैसा सब्जेक्ट है, तो दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहां पर हम लोग डू का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ हमेशा डू का यूज होता है। तो यहां पर व्हेन के बाद हम लोग डू का यूज कर लिए। उसके बाद सब्जेक्ट मैंने आपको बताया वे की इंग्लिश होती है दे। नहीं दे नहीं रखा है, नॉट का यूज नहीं करेंगे, नहीं दे नहीं रखा है तो नॉट का यूज नहीं करने वाले हम लोग, नॉट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद यहां पर आइए, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वे स्कूल कब जाते हैं, व्हेन डू दे। अब इस जाने की होती है वर्ब गो, मैंने ऊपर भी बताया आपको गो। और उसके बाद हम लोग लगाएंगे टू, गो टू स्कूल। और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहीं पर कोई वाक्य होता आपका जिसमें दे रखा होता आपको कि जो है नहीं दे रखा होता, जैसे यहां क्या मैं बाजार नहीं जाता हूं, क्या मैं बाजार नहीं, यहां पर जैसे दे देते नहीं जाता हूं, नहीं अगर दे देते तो हम लोग क्या करते, डू आई, और फिर देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो यहां पर हम लोग नॉट लगा देते, डू आई नॉट गो टू द मार्केट। नॉट दे नहीं रखा तो नॉट हम लोग लगाएंगे नहीं, तो इसको मिटा देते हैं। नॉट हम लोग दे नहीं रखा तो नॉट लगाएंगे नहीं, इसको मिटा दीजिए। ये देखिए, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे जिनके जरिए हम लोगों ने समझा कि कैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है जिसको मैं बता देता हूं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है जिसको भी मैं बता देता हूं। तो ये होमवर्क सब लोग याद रखना, ये आपको करके लाना है। जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनकी इंग्लिश, और हिंदी एक साइड में हिंदी एक साइड में इंग्लिश, वो आपको लिख कर लाना है। और उसको आप लोग टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में अपलोड कर सकते हैं, मैं उनको देख लूंगा।
तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आती है, हु के साथ डू या डज का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं करते हैं। यानी अगर आपका कोई पॉजिटिव का मतलब है अफर्मेटिव, अगर आप लोग इस पर गौर ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हालांकि आपको देख लेना चाहिए। अगर कोई सेंटेंस ऐसा फंस जाता है, कई बार फंसता भी है, तो वो आपको पता होना चाहिए हु के साथ डू या डज का प्रयोग, हु के साथ डू या डज का प्रयोग हु के साथ डू या डज का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में, यानी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं करते हैं। यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है आपका सकारात्मक वाक्य, जो कि ना कि नेगेटिव कोई वाक्य है वहां पर नकारात्मक, और ना ही इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है वो सकारात्मक वाक्य है। वहां पर अगर हु वर्ड आता है तो उसके साथ हम लोग डू या डज का यूज नहीं करते हैं। कैसे ये सेंटेंसेस होते हैं इसके एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं पाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं, तुम्हें कौन बुलाता है। आप देखिए, तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें कौन बुलाता है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन इंट्रोगेटिव भी है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया। तो कौन, आप देखिए ता ती ये सब आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो है ही, साथ में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी है, पॉजिटिव सेंटेंस भी है। तो यहां पर आपको बताया गया है कि अगर किसी पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, जहां पर नकारात्मक नहीं है, वो सकारात्मक वाक्य है, अगर वहां पर आपका हु का यूज होता है तो वहां पर हम लोग डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे इसकी इंग्लिश बताइए, आप लोगों को पता होगा अगर पढ़े होंगे, तो तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें कौन बुलाता है, यानी हु कॉल्स यू, हु कॉल्स यू। आज आप लोगों को एक राज की बात बताता हूं, अंदर की बात। तो हु कॉल्स यू, अब देखिए अगर मैं हु डू कॉल्स यू लिखूं या हु डज कॉल्स यू, तो आपको सेंटेंस अटपटा नहीं लगेगा। हु डज कॉल्स यू, हु डू कॉल यू, हु डू कॉल्स यू, हु डज कॉल्स यू, ऐसा अगर बोलेंगे तो आपको अटपटा नहीं लग रहा है। इंग्लिश की एक बहुत ही अच्छी बात है, इंग्लिश हो या हिंदी कोई भी लैंग्वेज हो, वहां पर तो वहां पर अगर आप लोग कुछ भी कोई गलत सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो आपको अंदर से मतलब कि फील नहीं आएगा, कि लगेगा कि ये सेंटेंस अच्छा नहीं यार, इसमें कुछ छूट रहा है या इसमें कुछ ज्यादा हो रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ी है। अगर सेंटेंस गलत होगा तो ये आपको ऐसे ही एहसास हो जाएगा। तो आपको हु कॉल्स यू अगर बोलेंगे तो देखिए अच्छा लगेगा, हु डू कॉल्स यू बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हु कॉल्स यू अगर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये यहाँ पर एक पहचान होती है कि अगर सेंटेंस गलत हो रहा है तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो हु कॉल्स यू, अब देखिए यहां पर डू या डज का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे। तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें कौन बुलाता है, अगर चाहे हालांकि तो डू का यूज कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें कौन बुलाता है तो वहां पर इतना क्लियर नहीं हो रहा है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। हालांकि यू तो आपको प्लूरल में ही जाता है, लेकिन फिर भी यहां पर हु के साथ हम लोग कोई भी वर्ड यूज नहीं करते हैं, डू या डज जैसे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। एक और आपको सेंटेंस बताता हूं, आप लोग कहेंगे यहां पर तो यूज कर लिया, ऐसा कौन करता है। दूसरा, ऐसा कौन करता है, करता है, इसकी इंग्लिश होगी हु डज सो।
अब आप लोग कहेंगे यहाँ पर तो डच का यार यूज कर लिया, अभी कह रहे हैं कि डू और डच का यूज नहीं करते, कैसा मास्टर है, तो बेवकूफ है कि यहाँ पर बता रहा है कि अभी डू और डच का यूज नहीं करेंगे और फिर अपने आप ही डच या डू का यूज कर ले रहा है। तो भाई यहाँ पर जो डच यूज हुआ है, डच, ये क्या है जानते हैं आप? करना। करना, करना की इंग्लिश होती है डू, करना की इंग्लिश होती है डू। और आप लोगों को पता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं। ईएस हम लोग कहां जोड़ते हैं? अगर लास्ट में एस, डबल एस, एस एस, सी एच ऐसे वर्ड आते हैं या ओ आता है, एक्स आता है, तो वहां पर हम लोग ईएस जोड़ते हैं। तो देखिए यहां पर डू के लास्ट में क्या आ रहा है? देखिए डू, डू का मतलब होता है करना, और करना यानी डू के लास्ट में आ रहा है ओ, ओ है तो यहां पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पीआईटी, इसमें क्या जोड़ देंगे? ईएस। तो ये डू में ईएस जोड़ दिया तो क्या हो गया? डज। वही यहां पर डज लिखा है, मतलब डू जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें ईएस जोड़ दिया तो आपका डज फील होने लगा, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब डज नहीं है, यहां पर ये मेन वर्ब है, यहां पर ये मेन वर्ब है, यहां पर ये मेन वर्ब है ना कि हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर आपका कोई भी डू या डज यूज नहीं होता है। तो आपको फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर हु के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंटेंस है तो वहां पर हम लोग हु के साथ डू या डज का यूज नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर बाई चांस और कोई सेंटेंस आता है तो वहां पर हम लोग हु के साथ भी उसका यूज कर लेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का, अगर कोई किसी और टाइप का सेंटेंस हुआ, लेकिन यहां पर आपका हु के साथ डू या डज का यूज नहीं होगा। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बताने वाली बात थी तो मैंने आपको बता दिया। तो आज का इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला आपका पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ पर खत्म होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका यहीं पर खत्म होता है। आपके लिए मोर देन सफिशिएंट मैंने बता दिया, जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट पर चलेंगे प्रेजेंट टेंस के, जो कि है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, उसको भी हम लोग 2 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। एक में अफर्मेटिव नेगेटिव देखेंगे, दूसरे में इंट्रोगेटिव वाला पूरा पोर्शन कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहे। जय हिंद।